नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने एसपी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट किया है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं? कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप के कैपिटल की बात करेंगे, पहला तो फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फिक्स्ड कैपिटल के बारे में हम लोग ये वीडियो में, मतलब ये पूरा वीडियो फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर ही रहेगा। इसके जो भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो वर्किंग कैपिटल है उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये आता है, कभी कभी डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा जा सकता है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में। चिंता मत करो, आगे आने वाले वीडियो में ना मैं आपको दोनों का डिफरेंस ना अच्छे से सिखा दूंगी, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, और कभी एग्जाम में आया तो आप लिख करके भी जरूर आओगे। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होगा। सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि आपको कैपिटल, मतलब कैपिटल की ज़रूरत तो पड़ेगी। ठीक है, पैसा तो चाहिए होगा, तो पैसा आपके पास कितना है या फिर कितने की ज़रूरत है? अगर मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन से कैपिटल चाहिए होंगे? ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को सबसे पहले सोचना पड़ता है। एक बार आपने ये सारी चीज़ें सोच ली कि हमें ये कैपिटल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, उसके बाद से फिर आप लोग अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? तो फिक्स्ड कैपिटल बहुत ही सिंपल है। देखो, फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड असेट्स। अच्छा, आपको फिक्स्ड असेट्स के बारे में पता है क्या? फिक्स्ड असेट्स होता है, एक तो करेंट असेट होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड असेट मतलब क्या होता है? वो असेट जो हमने एक बार खरीद लिया तो वो हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में वो सालों साल रहेगा। जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो क्या आप उसको हर साल नया नया खरीदोगे? नई नई मशीनरी खरीदोगे क्या? नहीं, एक बार आपने खरीद ली तो वो कई सालों तक चलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। करंट असेट मतलब क्या? जैसे वो ना हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहते हैं, यानी चेंज करते रहते हैं मतलब क्या? वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे जो हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो करंट असेट्स होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस में कम समय के लिए होते हैं। ठीक है, तो अभी हमको फिक्स्ड असेट्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड assets which are used for longer period of time in the business. These assets are not meant for resale. यही यहाँ पे दिया गया है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मशीनरी हमने खरीदा, फिर जाके बिल्डिंग हमने खरीदी। ठीक है, और क्या हो सकता है फिक्स्ड असेट्स? और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम, मतलब जिस पैसे से, जिस कैपिटल का यूज हम लोग ये सारी चीजें खरीदने के लिए करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। समझ में बात आई आपको? और ये जो असेट्स होते हैं ना, फिक्स्ड असेट्स, ये रीसेल के लिए नहीं होते हैं, यानी एक बार आपने खरीद लिया तो उसको आप बेचोगे नहीं। समझेगी नहीं? समझ में आया आपको फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है बच्चों? चलो इसके आगे और कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। In simple words, fixed capital refers to कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट्स, यानी कि वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, अगर सिंपल वर्ड्स में आप समझोगे तो क्या होता है बच्चों फिक्स्ड कैपिटल का मतलब? तो इसका मतलब किस लिए यूज किया जाता है? तो जो आपके फिक्स असेट्स है ना, उनको एक्वायर करने, यानी उनको परचेज करने के लिए किया जाता है। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली, यानी कि ये जो असेट्स होते हैं वो हमारे बिजनेस में ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो परमानेंटली भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली, ओके, तो उसमें हम जब तक रहेंगे, जब तक हमारा कामकाज चलता रहेगा, तब तक हम लोग इसमें बिजनेस करते रहेंगे, है ना, उसको हम लोग बार बार बेचने नहीं वाले। समझे?
फिर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेजिंग, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदना, फर्नीचर खरीदना, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड यूजुअली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी। और देखो बच्चों, ये जो टाइप का कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल, इसकी जरूरत हमको कब पड़ती है, यूजुअली कब पड़ती है, जब हम लोग नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, ठीक है, नया कंपनी कोई सेटअप कर रहे हैं, तब जाके हमको ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, समझे। However, existing companies may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipments, etc. यानी देखो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे तभी आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो वहाँ पे भी हमको लैंड एंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर वगैरह खरीदने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो नया अगर फर्म स्टार्ट करोगे वहाँ पे तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ती ही है, लेकिन इसके अलावा आपका कंपनी, आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, लेकिन अब आप उसका क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो फिर वहाँ पे भी आपको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, समझे ना अच्छे से। ओके, तो इतने में तो आपको समझ में आ गया होगा फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है ना। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको लिखना होगा तो लिख लोगे ना, बहुत सिंपल है। ये जो एग्जांपल्स है ना, 2-4 एग्जांपल्स याद कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए जिस कैपिटल का यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कितने फैक्टर्स हैं जरा काउंट कीजिएगा, तो इधर 4, फिर टोटल 12 इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 12 के 12 आप लोग को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग पूरा याद कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। एक आध भूल गए तो आपको याद तो रहेगा ना, मतलब आप 2 भूल गए, 3 भूल गए, तो कम से कम आपको 10 या फिर 8-9 इस तरीके से पॉइंट्स याद रहेंगे, तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। अगेन देखो, अगर मतलब आपका बिजनेस जो है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, इस पे वो डिपेंड करता है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, समझे। देखो वहाँ पे यही दिया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स्ड असेट्स व्हाइल ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट नीड यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या फिर पब्लिक यूटिलिटीज है, इनको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए। समझ में आया आपको, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, तो वहाँ पे मशीन्स वगैरह आपको सब कुछ प्रॉपरली अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप अच्छे से वहाँ पे अपना प्रोडक्शन कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन वहीं अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी इधर से सामान लिया और इधर से बेच दिया, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बना कोई और रहा है, आप तो उससे खरीद रहे हो और बेच रहे हो। समझ में बात आई आपको। यस, तो अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फिक्स्ड असेट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपका यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा। लेकिन वहीं अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिर वहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये है जी आपका पहला पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। समझ में आया ना आपको। फिर यहाँ पे अगला है साइज ऑफ बिजनेस। तो वही बात है, आपका जो बिजनेस है उसका साइज कैसा है, बड़ा है छोटा है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि आपको फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए होगा। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Where a business firm is set up to carry on large scale operations, its fixed capital requirements are likely to be high। यानी अगर आप कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका साइज बड़ा है ना, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, हाई रहेगी, यानी ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं अगर आप कोई मतलब छोटे स्केल पे करना चाहते हो, स्मॉल स्केल पे, तो वहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। वही यहाँ पे ये लार्ज स्केल के बारे में ही दिया है कि यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो ऑटोमेटिक मशीन्स और इक्विपमेंट्स होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे मशीन्स खरीदने हैं तो उसके लिए आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं।
तो वही है। दूसरा यहाँ पे क्या है बच्चों, साइज ऑफ बिजनेस। तो पहला नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे स्कोप ऑफ बिजनेस। अब देखो आपका जो बिजनेस है इसका स्कोप कैसा है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट। ओके, तो देखो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लार्ज स्केल, सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये जो आपका साइज ऑफ बिजनेस और स्कोप ऑफ बिजनेस है ना, ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, मैच करते रहेंगे। देखो इसमें क्या दिया है कि देयर आर बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, मतलब कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को फॉर्म करते हैं, किसके लिए, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लार्ज स्केल पे, यानी हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा केस होता है, आपके बिजनेस का स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत दूर तक आपने सोचा है, तो वहाँ पे तो भाई फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना, लगाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है। तो स्कोप ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इसको भी, बस पॉइंट्स याद करो, बाकी अंदर का आप खुद से समझो और खुद से एक्सप्लेनेशन लिखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब ये क्या है, तो देखो अगर आप कोई बिल्डिंग, अगर लीज मतलब क्या होता है, जैसे देखो लीज और रेंट, ठीक है, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताती हूँ। रेंट मतलब आपको पता होगा, आपने कोई बिल्डिंग लिया है रेंट पे, तो आपको हर महीने उसका किराया देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो हो गया जी आपका रेंट। अब ये लीज क्या होता है, तो आपने कोई मतलब कोई प्लेस है, कोई गोडाउन या फिर कोई बिल्डिंग आपने लीज पे लिया, इसका मतलब क्या कि आप क्या करोगे ना, मतलब एक ही बार आप उसका पैसा दोगे, हर महीने पैसा नहीं दोगे। जैसे रेंट पे हम लोग लेते हैं तो हर महीने 30 दिन के बाद उनका पैसा हम दे देते हैं, लेकिन लीज में ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने पैसा दे दिया और वो पूरा जो है ना वो आपका हो गया 1 से 2 साल तक, ठीक है, मतलब वो मोर देन 1 ईयर भी हो सकता है। अभी आप जितना पैसा दिए रहोगे, जितने में आपकी डील हुई रहेगी, तो उसके हिसाब से होगा, समझे। तो लीज और रेंट में ये होता है डिफरेंस। रेंट हम लोग हर महीने पे करते हैं, लेकिन लीज में ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने पैसा दे दिया तो अब वो पूरा आपका हो जाएगा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है, समझे कि नहीं। तो अगर आप देखो यहाँ पे वही दिया है कि एन इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू एक्वायर असेट्स ऑन लीज और ऑन रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर फिक्स्ड असेट्स विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। सुनो, अब अगर आप ये डिसाइड करते हो, आप मतलब क्या, आप सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने सोचा कि बिल्डिंग खरीदने से अच्छा है क्यों ना मैं रेंट पे ले लूँ या फिर लीज पे ले लूँ। तो जब आप रेंट या फिर लीज पे लोगे तो वहाँ पे आपको पैसा कम लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि खरीदोगे तब तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मतलब जब आप उसको खरीदते हो, ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहीं अगर आप रेंट पे या फिर लीज पे लेते हो तो वहाँ पे जो आपका फिक्स्ड कैपिटल है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम लगेगा, समझे। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट, कि आप मतलब जो फिक्स असेट्स हैं उसको लीज पे लेते हो या फिर आप खरीदते हो, ठीक है। तो वही है यहाँ पे अगला पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यस, अभी देखिएगा यहाँ पे आपका 5th पॉइंट क्या है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपका जो काम है ना, जैसे सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, जैसे हमने मतलब हमारा काम है, हमने किसी और को दे दिया करने के लिए, ठीक है, जैसे कि कुछ तो प्रोडक्शन करना है, तो वो हम नहीं कर रहे, बल्कि जो दूसरी कंपनी है ना उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुम हमारा ये गुड्स को क्या कर दो, प्रोड्यूस कर दो और उसके बाद से हमें दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे बल्कि दूसरे से करवा रहे, तो जब दूसरे से करवा रहे तो हमें वो मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि दूसरा कोई करके दे रहा है। तो अगर हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी को, तो फिर वहाँ पे भी हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कम लगता है। कैसे, क्योंकि हम तो मशीन खरीद नहीं रहे, तो मशीन का पैसा बचा ना, वो तो हम दूसरे से काम करवा के ले रहे हैं, समझे कि नहीं। यानी हमने अपने काम को दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, ठीक है, दूसरे से हम करवा रहे, ठीक है, ये तुम बना दो, ये तुम बना दो, फिर वो लोग दे देंगे, फिर हम लोग असेंबल करके उसको बेच देंगे, समझे। तो ये है आपका अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ते हैं। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, यानी प्रोडक्शन के कुछ प्रोसेस को अगर वो दूसरे के साथ सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें लिमिटेड रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना कुछ तो काम हम दूसरे कंपनी से करवा रहे हैं, ठीक है।
इट वुड मिनिमाइज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब देखो बच्चों, अगेन अगर आप कोई नया एसेट खरीदोगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वहीं अगर आपने कोई सेकेंड हैंड में पुराना कोई एसेट खरीद लिया तो वहाँ पे आपको कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसेट खरीद रहे हो, आप ओल्ड एसेट खरीद रहे हो या फिर नया खरीद रहे हो, समझे कि नहीं। तो वही यहाँ पे दिया है कि इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइस देन इट वुड रिड्यूस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। यानी कि अगर ओल्ड इक्विपमेंट्स, ओल्ड मशीनरीज वगैरह अवेलेबल है और आप उनको खरीद रहे हो तो फिर वहाँ पे क्या होगा, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्योंकि नई चीज़ खरीदोगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा और अगर आप पुराना खरीदोगे तो पैसा कम लगेगा। वेरी सिंपल है ना। देखो पॉइंट्स कितने ईजी है, बस आपको पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में उसको घुसा लो, ठीक है, ताकि आप लिख पाओ। चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 7वां है एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट। अब ये क्या है, कंसेशन यानी क्या होता है बच्चों, छूट मिलना, यानी कि जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हो ना तो उसमें आपको छूट मिल गई। छूट मतलब क्या, आपको पैसा कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है कि विद द व्यू टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल द गवर्नमेंट में प्रोवाइड द लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स at concessional rates. Plants and equipments may also be made available on installment basis. Such facilities will reduce the requirement of fixed assets. देखो बच्चों, अगर आपको मतलब देखो गवर्नमेंट भी क्या करती है, जैसे कि जो रीजनल लेवल पे ये बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, कभी कभी कंसेशनल रेट पे जो भी फिक्स एसेट्स है ना उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो तो कम हो ही जाएगा ना, समझेगी नहीं। अगर ऐसे फैसिलिटीज अवेलेबल है तो वहाँ पे आपको छूट मिल गई ना, जैसे कोई मशीनरी है 1 लाख की लेकिन आपको वहाँ पे छूट मिल गई 10%, 20%, कितने का भी मिल सकता है। तो इस केस में क्या होगा, अगेन आपका जो फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो लो हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा क्या दिया है, इंटरनेशनल कंडीशंस। तो अब ये क्या है, तो दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। देखो बच्चों, ये जो फैक्टर है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पर्टिकुलरली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो अपना बिजनेस करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, जो कंपनी है ना उसने ये एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, वॉर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या सोचेगी कि आगे चल करके अगर लड़ाई होने वाली है तो उससे पहले मैं क्या करूं, मेरा जो भी फिक्स्ड असेट्स है उसको मैं फटाफट से परचेस कर लूँ। मतलब ज़्यादा वो पैसा लगाएगी फिक्स्ड असेट्स को परचेस करने में, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है, इन फ्यूचर वॉर होने वाला है। ठीक है, देखो आने वाले टाइम में लड़ाइयाँ तो होती रहती है। जैसे अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं ना कि यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस इन दोनों देशों के ऊपर ही इफेक्ट हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट हो रहा है, यानी इसका प्रभाव हर तरफ पड़ रहा है, हर एक देश में पड़ रहा है। ठीक है, तो लड़ाई किसी भी देश के बीच में हो लेकिन जो उसका इफेक्ट है ना वो सभी के ऊपर जाता है, समझे। तो ऐसा कंपनी ने सोचा कि एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है कि फ्यूचर में क्या हो जाए, वॉर हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा फंड मतलब ज़्यादा पैसा यूज़ करेगी फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है ट्रेंड इन इकोनॉमी। ठीक है, तो अब ये क्या है, इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट इट गिव्स ग्रीन सिग्नल टू बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू कैरी आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेंशन of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed assets so as to reap the benefits in future. देखो बच्चों, अभी इसका मतलब क्या है, जैसे कि मतलब जो कंपनी है ना उसने फ्यूचर में उसने ऐसा एंटिसिपेट किया है, यानी उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे कंपनी का सेल्स बढ़ने वाला है। ठीक है, उसको ऐसा लगा। तो अब क्या होगा, जब उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि फ्यूचर में हमारा सेल्स बढ़ने वाला है तो वो लोग क्या करेंगे, पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, है ना, ज़्यादा पैसा यूज़ करेंगे फिक्स्ड कैपिटल वगैरह सब कुछ खरीदने के लिए, ताकि जब तेज़ी आ जाए मार्केट में, जब हमारे सामान बिकने लगे तो हमको प्रोडक्शन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
तो ट्रेंड इन इकोनॉमी, ये आपका 9th पॉइंट है। फिर अगला यहाँ पे है पॉपुलेशन ट्रेंड। अरे ये तो बहुत आसान है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, सुनो सुनो, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो गुड्स की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अब अगर आपको उनका डिमांड पूरा करना है तो फिर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो अगेन फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सिंपल है ना। देखो यहाँ पे वही दिया गया है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, जब वो हाई रेट से, और अभी भी तो इंक्रीज हो ही रहा है ना पॉपुलेशन, सर्टन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। देखो बच्चों, जब जो आपका पॉपुलेशन है वो तेजी से इंक्रीज होता है, ठीक है, तो कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मतलब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है ना, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा गुड्स लगेंगे, बराबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये जो सारी इंडस्ट्रीज है इनका सेल्स तो बढ़ना ही है। ठीक है, समझ में बात आई आपको। और रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये सभी नेसेसरी चीज़ें हैं ना, इनके बिना तो कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, समझे। तो पॉपुलेशन ट्रेंड भी एक मतलब फैक्टर है फिक्स्ड कैपिटल में। फिर यहाँ पे अगला है कंज्यूमर प्रेफरेंस और लास्ट में है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। तो चलो अभी 11th वाला देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स। अब देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है, जैसे कि जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अगर उनका डिमांड ज़्यादा है, जो कंज्यूमर है उसको वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं हर आदमी के मतलब हर एक इंसान के हाथ में क्या है बच्चों, मोबाइल है। ठीक है, जिसके पास नहीं है वो भी लगातार मोबाइल खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, हमें नए नए मॉडल का मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मोबाइल का मतलब कंज्यूमर किसको पसंद कर रहे हैं भाई, बताओ। कंज्यूमर का यहाँ पे प्रेफरेंस क्या है, तो मोबाइल उनको चाहिए तो चाहिए, वो भी कौन सा, स्क्रीन टच चाहिए। ठीक है, वो बटन वाला कौन चलाता है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं और जो ये फ़ोन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उनका तो बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा ही। किसकी वजह से बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, फ़ोन को, हर एक को फ़ोन चाहिए। ठीक है, कोई भी अभी बिना फ़ोन के नहीं रहने वाला। चलिए अभी आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल है, एक बार रीड करते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आपको, दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट, एक मिनट ऊपर जाने दो, हाँ थोड़ा। दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स शिफ्ट टू ऑटोमेशन, द अदर कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा। जैसे दो लोग हैं, एक आप हो और एक आपका दोस्त है। ठीक है, दोनों बिजनेसमैन हो, बराबर। तो अब जो आपका दोस्त है ना, वो नया मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन लेकर के आया प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आप दोनों सेम ही बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों का बिजनेस क्या है, सेम है। तो अगर वो ऑटोमेटिक वाली चीज़ों का यूज कर रहा है तो आपको भी वो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका सेल्स क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, समझेगी नहीं। क्योंकि मॉडर्न ज़माने की तरह, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, हमें क्या करना चाहिए, समय के साथ साथ बदलना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो फिर आपका जो गुड्स है उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो उससे कंपटीशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी वही मशीन लेकर के आनी पड़ेगी, समझेगी नहीं, वही टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फैक्टर्स थे, याद कर लीजिएगा इसको। चलो एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। पहला क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, तीसरा स्कोप ऑफ बिजनेस, फोर्थ वन एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, फिफ्थ क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, सिक्स्थ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स, सेवेंथ क्या है, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट, फिर इंटरनेशनल कंडीशन, ट्रेंड इन इकोनॉमी, है ना, थोड़ा याद करो, याद होगा फटाफट से, सच्ची बोल रही हूँ, पॉइंट्स बड़ी जल्दी याद होते हैं, मैं तो ऐसे ही याद करती थी। फिर 10वां क्या है, पॉपुलेशन ट्रेंड, 11th क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंस, लास्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड कैपिटल के जो फैक्टर्स हैं इनको पढ़ लिया है, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में भी जाना। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करना और पॉइंट्स तो याद करते चलो। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मैं बाद में जाकर के भूल जाऊंगा, अरे नहीं भूलोगे भाई, थोड़ा रिवाइज करोगे ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही शुरू कर दो पॉइंट्स को याद करना, इंपॉर्टेंस मैंने आपको याद करवाई थी उसको भी याद करना, उसके पॉइंट्स को, उसके बाद ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया उसको भी। ठीक है, तो चलिए अभी अगले वीडियो में मिलेंगे वर्किंग कैपिटल के साथ। ओके, चलो बच्चों, गुड बाय।